Example number 7. Draw a rough sketch of the curve y is equal to cos square x in 0 to pi and find the area enclosed by the curve. The lines x equal to 0, x equal to pi and x-axis. y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स का ग्राफ बनाना है 0 से पाई इंटरवल के बीच में। तो आपको x की जगह 0 रखो और वैल्यू सोचो क्या होगी, और π/2 पे क्या होगी और पाई पे क्या होगी। 0 से पाई के बीच में कॉस स्क्वायर एक्स का ग्राफ बनाना है। तो y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स लेंगे, x की वैल्यू 0 अगर होगी तो y की वैल्यू 1, क्योंकि cos 0 इज इक्वल टू 1। अगर x की वैल्यू π/2 लेंगे तो y इज इक्वल टू 0, cos π/2 इज 0 एंड x की वैल्यू पाई लेने पर y की वैल्यू 1, क्योंकि स्क्वायर है। cos पाई -1 होता है, लेकिन -1 का स्क्वायर होने के कारण +1 हो जाएगा। 0 से पाई में ग्राफ बनाना है, 3 वैल्यूज यूज कर लो, 0, π/2 एंड पाई। ठीक है, अब इनके पॉइंट्स इस तरह से बनाएंगे। x की वैल्यू 0 पर y 1 है, यहाँ पर ये पॉइंट नंबर 1, 0,1। पॉइंट नंबर 2 में π/2 x एक्सिस पे, और यही पॉइंट पे 0 है, π/2, 0 हो गया ये। और तीसरा पॉइंट है पाई और वापस 1, ये पाई और ऊपर यहाँ 1, x0 y1 0,1, x π/2 y0 π/2, 0 x एक्सिस पर, और पाई 1 ऊपर। ठीक है, अब इनको कर्व के शेप में इस तरीके से कर्व बनाते हुए ज्वाइन कर दो। क्लियर? ऐसे ही बनता है ना इसका कर्व, ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर जाएगा ना। पहले वैल्यू डिक्रीज होती है, बाद में वैल्यू इंक्रीज होती है। अगर आपको एकदम से याद नहीं आ रहा है तो आप बीच की वैल्यूज ले सकते हो, बीच की वैल्यूज कवर कर सकते हो, जैसे 30, 45, 60 वो मार्क करके ड्रॉ कर सकते हो। तो आपको मालूम पड़ जाएगा वैल्यूज डिक्रीज होती है, क्योंकि 0 पे 1 होती है, 90 पे 0 मतलब वैल्यू कम होती है, और सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो वैल्यू प्लस बढ़ जाएंगे। क्लियर ग्राफ ना? और अब बनाएंगे बाकी लाइंस, जिनमें एक लाइन है x इक्वल टू 0, दैट मीन्स y एक्सिस, ये लाइन x इक्वल टू 0 हो गई। एक बनाएंगे x इज इक्वल टू पाई, ये लाइन x इक्वल टू पाई हो गई। और एक है x एक्सिस, ये लाइन x एक्सिस है। और ये जो कर्व बना हुआ है ये y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स है। आगे सब y इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स भी हो गया, x इक्वल टू 0 लाइन है, यानी y एक्सिस भी इन्वॉल्व है, x एक्सिस भी, x इक्वल टू पाई भी। तो एरिया तो क्लियर दिख रहा है, कौन सा एरिया निकलेगा मालूम है। नाउ अब जो एरिया फाइंड हो रहा है वो ये है,
ये एरिया फाइंड होगा। ये टोटल एरिया फाइंड करना है, ओके। क्योंकि दोनों ही एरियाज इक्वल हैं, दोनों ही सिमेट्रिकल हैं, दोनों सेम है। यहाँ से यहाँ तक π/2 का गैप है, यहाँ से यहाँ तक भी π/2 का गैप है। तो आप चाहो तो डायरेक्टली 0 to π लिमिट लेके डायरेक्ट कर सकते हो, या फिर 0 से π/2 लिमिट लेके इंटीग्रेट करके ट्वाइस कर सकते हो। सेम आंसर है, 1 निकाल के इंटू 2 कर लो, या डायरेक्टली ये पूरा एरिया एक साथ निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक लिमिट और इंटीग्रेशन, दोनों में से कोई भी तरीका अप्लाई कर सकते हो, है ना। तो अभी हम यहाँ पे लिख रहे हैं, नाउ रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 to π/2 और इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x dx। y की वैल्यू निकाल के इंटीग्रेट होगा। हाँ यस, हाँ बिल्कुल। आप ये देखो कि ये जो डिफरेंस है ये π/2 है, ये डिफरेंस भी π/2 है, इसकी हाइट 1 तक जा रही है, इसकी हाइट भी 1 तक जा रही है, और दोनों में जो कर्व इन्वॉल्व है वो एक ही कर्व है, दोनों में एक ही कर्व इन्वॉल्व है ना, इसीलिए ये सेम है। और दूसरी बात, मैं आप इसको अभी देखो, एक चीज आपको देखो इसमें, सपोज करो मैं यहाँ पे 2 नहीं कर रहा हूँ और यहाँ कर रहा हूँ 0 to π cos स्क्वायर x, ओके, ठीक है। अब प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन याद करो, और याद करो 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी, 0 to 2a fx dx इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx। अगर x को π-x से रिप्लेस करने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और आपको पता है कि ये तो स्क्वायर है, तो x की जगह π-x रख दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना। तो 0 to 2a की प्रॉपर्टी से इसको हम लिख सकते हैं ना ऐसे, ट्वाइस ऑफ 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx। अब तो हो गया प्रूफ कि यहाँ पे दोनों एरिया इक्वल है ना। यहाँ हमने एरिया का कॉन्सेप्ट नहीं लगाया, यहाँ हमने प्रॉपर्टी लगा के देखा है। तो ये हो गया इसका तरीका। अब आप इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करोगे वो बताओ मुझे। और कोई? और कोई मेथड, कुछ पहले पढ़ा हुआ कुछ पार्ट, कुछ और ऐसा तरीका जिसको इससे इसको इंटीग्रेट करना बहुत ही इजी हो जाए। जिसमें इंटीग्रेट करके कैलकुलेशन करना नहीं पड़े, जिसमें कैलकुलेशन के गलत होने के चांसेस नहीं हो। हिंट ये सारे कुछ याद आया नहीं? देखो, ये एरिया A इज इक्वल टू ये वाली टर्म अपन ने ले ली है, ये वाला पार्ट आ गया। यहाँ हम करेंगे x को रिप्लेस करेंगे बाय π/2 माइनस एक्स। प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं 0 to a वाली प्रॉपर्टी, जिससे x को जैसे ही π/2 माइनस एक्स कर दोगे वो साइन स्क्वायर x बन जाएगा। और साइन स्क्वायर x बनने के बाद दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x 1 हो जाएगा, और उसका इंटीग्रेशन सिंपली x हो जाएगा, जिसकी सारी कैलकुलेशन बच जाएगी। ना तो 1 प्लस cos 2x लिखने की जरूरत पड़ेगी, ना इंटीग्रेट करके कैलकुलेशन करने की। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टी 0 to a याद करो, आई लेके अपन ने जब किया है, और अगर आप देखोगे तो आपकी कॉपी में ये किया हुआ क्वेश्चन मिलेगा। 0 to a प्रॉपर्टी में क्वेश्चन मिलेगा किया हुआ, है ना। अब इसको ऐसे करो, सबसे इजी है, मेथड गलत नहीं है। 1 प्लस cos 2a वाला कर सकते हो, लेकिन ये इजी हो जाएगा। ट्वाइस ऑफ 0 to π/2 साइन स्क्वायर x dx कर दिया। यहाँ पे लिख दो भले याद रहे, जिससे कि हमने किया रिप्लेस x बाय
पाई बाई 2 माइनस एक्स, रिप्लेस x बाय पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब दोनों को ऐड कर दें, तो यहाँ से a प्लस ए 2a हो गया, ट्वाइस ट्वाइस कॉमन आ गया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ऐड हो गया, लेफ्ट साइड में a प्लस ए 2a हो गया, टू ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, dx हो गया, 2 से 2 कट गया, और एरिया A इज इक्वल टू 1 हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x आ गया, सिंपली पाई बाई 2 एंड 0 हो गया आंसर। एरिया हो गया पाई बाई 2 स्क्वायर यूनिट्स, x की जगह पाई बाई 2 रख दिया, फिर 0 रख दिया। क्लियर? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आएंगे, ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन आया, सॉरी ये आया 0 टू, यही वाला समझ लो, अगर ये क्वेश्चन आपके पास ऑब्जेक्टिव में आया, ये क्वेश्चन, तो आप इसको 1 प्लस कॉस 2 अपॉन 2 लिख के तो कर सकते हो, वो तो सही है, उसमें तो गलत है ही नहीं, लेकिन इसमें दो प्रॉपर्टी लगा के, जैसे अभी अपन ने किया, याद रखो सबसे इजी हो जाए। पहली कौन सी प्रॉपर्टी, 0 टू 2a, और दूसरी प्रॉपर्टी 0 से पाई बाई 2, तो सीधा इजी हो जाएगा, बहुत कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत काम आएगा। एक क्वेश्चन अभी एरिया से रिलेटेड नहीं, ऐसे ही देखते हैं, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का मेथड बताओ, कैसे करें, क्या करें, या आंसर बताओ। अब ये है एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें ऑप्शन इस तरह हैं, ये ऑब्जेक्टिव है मान लो, और क्वेश्चन में ये स्टेप है, लेकिन अभी आप लोग आपने आदित्य ने बताया आंसर 0 है, लेकिन उसने इसको इंटीग्रेट किया, साइन एक्स का इंटीग्रेशन किया, माइनस कॉस एक्स, फिर ये वैल्यू रखी, फिर सॉल्व किया, फिर उसने 0 बताया, जबकि इस क्वेश्चन को देखते ही 0 पे टिक करना था। माइनस ए टू ए, इवन ऑड, मैंने इसी एक अभी प्रॉपर्टी की बात चली इसलिए याद है, इसलिए क्वेश्चन बना दिया अपने आप और चेक करा कि आपको याद आया कि नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी चल का बात आई थी तो मैंने कहा देखे चेक करें कि आपको याद आता है। कौन बताएगा कि इसका बिना कुछ लिख के आंसर 0 है, बिना इंटीग्रेट करे, बिना कैलकुलेशन करे आप 0 बता पाओगे। ऑब्जेक्टिव तो ऐसे आएंगे ना, प्रॉपर्टी बेस्ड ही पाएंगे। आपको बताइए ना कि x को अगर माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो नेचुरली माइनस बाहर आने वाला है, 100% आने वाला है, तो बस बात ही खत्म, सीधा 0 टिक होने वाला है, ऑड फंक्शन है ही है, तो कैलकुलेशन नहीं करनी ना, अभी कैलकुलेशन करी है अदिति ने, आंसर तो 0 है, आंसर तो वही आया ना, और ऑब्जेक्टिव में तो आपको करना है और तुरंत टिक करना है, तो प्रॉपर्टी का क्वेश्चन माइनस ए टू ए का है, आंसर इज 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन bounded by the line
bounded by the line y is equal to 3x plus 2, the x-axis and the ordinates x equal to -1 and x equal to 1. जैसा अपन ने पहले किया था, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, सारी लाइंस की इक्वेशंस है यहाँ पे, जिनमें से ये जो मेन लाइन है इसको ड्रॉ करने के लिए आपको एक बार ये यूज करना है, एक बार इसको यूज करना है, एक बार इसको यूज करना है। यानी x एक्सिस का मतलब हो गया y इज इक्वल टू 0, तो एक बार y की वैल्यू 0 रख के x निकाल लो, एक पॉइंट वो हो गया, और एक बार x की वैल्यू -1 रख के पॉइंट निकाल लो, और एक बार x की वैल्यू 1 रख के पॉइंट निकाल लो। तो इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए टोटल आपके पास 3 पॉइंट्स आ जाएंगे, 3 पॉइंट हो जाएंगे, 2 चाहिए होते 3 आ जाएंगे, है ना। एक तो यस, हाँ, यहाँ पर इसमें लाइंस के लिए भी ऑर्डिनेट्स वर्ड यूज किया जा रहा है, जो लाइंस है उनके लिए यूज किया जा रहा है ऑर्डिनेट। वैसे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऑर्डिनेट मतलब y होता है, लेकिन यहाँ पर जो अपन लिमिट्स लेते हैं उनको भी ऑर्डिनेट्स बोल देते हैं, तो इसलिए ये वर्ड इसलिए यूज किया गया है ना। अगर यहाँ पर y की वैल्यू 0 रख दी जाए तो x की वैल्यू हो गई -2/3, और अगर x की वैल्यू -1 ले लें तो y हो गया -3 + 2 -1, और x की वैल्यू 1 लेने पर y की वैल्यू हो गई 5। तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स हो गए। पहला हो गया -2/3, 0, -1 -1 1,5, ये 3 पॉइंट्स हो गए। अब इनको तीनों को यहाँ पे इस तरह मार्क करो। पहला पॉइंट -2/3, 0, लेफ्ट साइड में कहीं भी मान लेते हैं ये -2/3 है, और ये हो गया पहला पॉइंट -2/3, 0। पॉइंट नंबर 2 -1 -1 यहाँ जाएगा मान लो, और ये -1 इधर है। ये पॉइंट नंबर 2 -1 -1। पॉइंट नंबर 3 1,5, 1 2 3 4 5, और ये 1, ये 1,5 तीसरा पॉइंट हो गया, और तीनों को ज्वाइन करके लाइन ड्रॉ हो गई। और इसके ऊपर इक्वेशन लिख दें, y इज इक्वल टू 3x + 2। और अब हम लाइन बनाएंगे, x एक्सिस तो है ही बनी हुई, x इज इक्वल टू -1, यहाँ से x एक्सिस के -1 से यहाँ तक जो पॉइंट आपने निकाला, ये लाइन हो गई x इक्वल टू -1, और x इक्वल टू 1 लाइन ये वाली हो गई। अब जो फाइनली अपने पास सारे पॉइंट यूज हो रहे हैं, 1 2 3 और 4, टोटल 4 लाइंस यूज होते हुए जो एरिया बना वो हो गया ये 1, ये 2, ये 2, ये 3 और ये 4। इस तरह से ये टोटल 4 पार्ट्स यूज होते हुए बाउंड हुआ एरिया।
यानी कौन सा एरिया निकलेगा, 1, 2 या दोनों, फर्स्ट सेकंड दोनों निकलेंगे क्योंकि बाउंड पूरा हुआ है, सबको मिला के फर्स्ट भी सेकंड भी दोनों काउंट होंगे। क्या ये दोनों एरियाज इक्वल हैं, फर्स्ट सेकंड? नहीं, क्योंकि डायग्राम में दिख रहा है ये यहाँ से यहाँ तक का ही है, यानी कि इनकी जो बेस है वो कम है, इसका बेस ज़्यादा है, तो नेचुरली एरिया इक्वल तो है नहीं, तो हमको निकालने दोनों पड़ेंगे, प्लस करना पड़ेगा, अदरवाइज हम एक एरिया निकाल लेते हैं और इंटू 2 कर देते हैं ना। अब बताए एरिया इज इक्वल टू, पहला एरिया ये वाला निकालने जा रहे हैं अपन, ये वाला एरिया निकलेगा पहले, इसकी लिमिट कहां से कहां तक होगी, -1 to -2/3, और इंटीग्रेशन होगा यहां से y की वैल्यू लिखना, (3x + 2dx), उसके बाद आगे चलेंगे प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एरिया नंबर 2, अब ये एरिया निकलेगा -2/3 से 1 तक, और सेम लाइन 3x + 2 ही इंटीग्रेट होगी, लाइन तो एक ही है, तो y की वैल्यू सेम, लिमिट चेंज दोनों की इस तरह से जाए। क्लियर? अब आपको एक चीज देखनी है, क्योंकि अब आपने ये वाला एरिया जो है, ये एरिया है क्वाड्रेंट नंबर 3, थर्ड क्वाड्रेंट में है ये एरिया जो बना है ना, और थर्ड क्वाड्रेंट में ये जो y वाला पार्ट है, थर्ड और फोर्थ में y की वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये y की है, y की वैल्यू अपन ने प्लेस करी है, थर्ड क्वाड्रेंट में y की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, नेगेटिव होती है, और एरिया का भी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो आपको ध्यान रखना है दो में से एक काम, या तो यहाँ पे मॉड लगाना है, और या फिर इसको पॉजिटिव करने के लिए, अभी ये नेगेटिव है, यहां लगाना है बाहर माइनस साइन, क्योंकि अभी ये जो वैल्यू है अभी ये नेगेटिव है, अभी आपको करके बताता हूँ, ये नेगेटिव है और नेगेटिव एरिया नहीं होना चाहिए, इसलिए उसके लिए बाहर माइनस का साइन अप्लाई हुआ, या फिर मॉड लगाना है, बाद में सॉल्व करते समय ध्यान रखना है कि आंसर नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव करना है। अभी अपन माइनस लगा रहे पहले और सॉल्व करते हैं, ठीक है? माइनस क्यों आया ये समझ में आया? क्लियर? अब इंटीग्रेट करते हैं इसको, नाउ एरिया इज इक्वल टू, माइनस तो बाहर, अब 3x का इंटीग्रेशन 3x² 2 + 2x, लिमिट -2/3 -1, एंड प्लस 3x² 2 + 2x, 1 एंड -2/3। अब आगे वैल्यूज प्लेस करें, माइनस का माइनस इस वाले पार्ट में 3/2 लिखा, -2/3 का स्क्वायर हो रहा है, 4/9 हो गया, फिर ये +2 आया और -2/3 से इंटू करना है। अभी तक हमने अपर लिमिट यूज की है, अपर लिमिट है ना, अब हम लोअर लिमिट यहाँ रखने जा रहे हैं, लेकिन साइन का ध्यान रखना, माइनस पहले, फिर 3/2 लिखा और -1 का स्क्वायर 1, फिर प्लस का माइनस पहले, फिर 2 लिखा, x की वैल्यू -1,
एंड ब्रैकेट। लोअर लिमिट रखने से पहले साइन चेंज। क्लियर ना कैलकुलेशन? और आगे चले, इसके आगे आ रहा है +3/2 ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 × 1 2 माइनस लोअर लिमिट का 3/2 × 4/9 प्लस का माइनस 2 × -2/3 और अब आगे फाइनल कैलकुलेशन इसकी। एरिया A इज इक्वल टू 2 से 4 कट के 2, 3 से 3 माइनस बार 2/3 माइनस 4/3 माइनस 3/2 माइनस माइनस +2 एंड इसके बाद ब्रैकेट नंबर 2 पे +3/2 1 + 2 माइनस 2 से 4 गया 2, 3 से 9 2/3 माइनस माइनस प्लस 4/3। ठीक है, और अब इसके बाद आ रहा है एरिया A इज इक्वल टू माइनस ऑफ, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो इन सब का एलसीएम हो गया 6, ये 2 से इंटू हो गए 4, 2 से इंटू हुआ 8, 3 से इंटू हुआ 9, 6 से इंटू हुआ 12, ब्रैकेट 1 में आया +3/2। अब इस वाले पार्ट का एलसीएम हो गया 3, 1 की जगह 3, 3 × 2 6, -2 का -2 +4 का +4, और उसके बाद एरिया A इज इक्वल टू ये 4 और 12 16, 9 और 8 17, -17 + 16 -1/6 और माइनस बार तो +1/6, और यहाँ पर हो गया 3 और 6 9, 9 और 4 13, 13 - 2 11, 11/3 3/2 इंटू 11/3 यानी 11/2। एलसीएम हो गया अब इनका 6, 1 का 1, 11 × 3 33, 34/6, 2 से कट के 17/3। एक 11/3 11/2, ओके यहाँ मिस्टेक 11/2, तो 6 का 1 + 33 17/3। ओके ये वाला पार्ट में, हाँ ये वाले पार्ट में जो 3/2 है ना, इसमें अपन ने मिस्टेक, मैंने बाहर लिख दिया, ये गलत है। 3/2 × 1 स्क्वायर इज 1, तो 1 आएगा, ये 3/2 नहीं है क्योंकि होल तो है नहीं, तो इस ब्रैकेट को मैं करेक्ट कर रहा हूँ, इसमें मिस्टेक करी हुई है क्योंकि इस ब्रैकेट में 3/2 बाहर नहीं है, बाहर लिखा हुआ ना, यानी 3/2 × 1 1 का स्क्वायर और 2 × 1 2, फिर -3/2 × 4/9, फिर -2 × -2/3। इस ब्रैकेट में कलेक्शन है क्योंकि 3/2 जो बाहर था वो नहीं होगा, होल नहीं था। अब ये तो सही है, इस ब्रैकेट का 3/2 हटाते हैं, यहाँ आएगा 3/2 × 1 3/2 + 2, 2 से कट के 4, 3 से कट के 3 -2/3 माइनस माइनस प्लस 4/3। इस ब्रैकेट में ये कलेक्शन होगा, और इधर आएगा प्लस, एलसीएम हो गया 6 अगेन, 3 × 3 9, 6 × 2 12, -4 +8।
ठीक है, ब्रैकेट 1 में सेम है। अब ब्रैकेट 2 में क्या होगा, यहां से आएगा माइनस बाहर था, ये 1/6 हो गया। 12 और 9 21, 17 और 8 25/6, 25/6 और ऐड होके 25 और 1 ऐड हुआ 26/6 और 2 से डिवाइड हुआ 13/3 वैल्यू। अब करेक्ट है। अब आप चेक करो, 7 आया ना, तो मिस्टेक है कहीं। जैसे मैंने मिस्टेक की हुई, आपने भी कोई मिस्टेक की होगी। तो किस किस का आंसर 13/3 आया? 13/3 आया किसी का? सबकी मिस्टेक है ना कोई ना कोई, सबकी मिस्टेक है ना कोई ना कोई। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है इसमें, इसीलिए कैलकुलेशन के बहुत ध्यान से करना है। मैंने किया, मैंने भी वो 3/2 बाहर लिख दिया गलती से, तो पूरा रॉन्ग हो गया। आंसर भी डिफरेंट आया, जो कि गलत था, मिस्टेक थी। 3/2 बाहर लिख दिया। तो इसीलिए ऐसे जो क्वेश्चन है, अब जैसे ये क्वेश्चन आया, ये हो गया, आंसर आ गया है ना। अब आपके में से किसी का आंसर 13/3 नहीं आया, नहीं आया ना। ओके, अब देखो, अब ये आते हैं, ये वाला एरिया पे आते हैं। ये है एक राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका ये जो बेस है और ये इसकी हाइट है। तो ये जो डिस्टेंस है -1 -2/3 के बीच में, दोनों को माइनस कर लेते हैं। -1 में से -2/3 या -2/3 में से 1 को ऐसे भी मॉड लगा देंगे। ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये देखें, -2/3 माइनस करने पर +1, तो इज इक्वल टू 1/3 हो गया। 1/3 हो गया बेस। सही है ना। और ये वाला जो डिस्टेंस है वो तो आपको पता ही है कितना है, 1 यूनिट्स, जो अपन ने यहाँ पे मार्क किया हुआ है। -1 का 1 यूनिट डिस्टेंस कितना है, 1 यूनिट। हाइट कितनी हो गई, 1, और बेस कितना हो गया, 1/3। अब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करना, कितना आया, वो आप सीधे यहां मिलेगा आपको। जो आप मैनुअली निकालोगे सीधा आपको वहां नजर आएगा लास्ट में, अगर करेक्ट कैलकुलेशन है तो। मैनुअली क्या निकाला, 1/6, कहाँ नजर आएगा, लास्ट स्टेप में नजर आएगा। क्लियर। अब देखो सेकंड वाला पार्ट देखो, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, बेस कितना है, 1 में से इसको माइनस कर दो, 1 5/3। तो इसका जो बेस है वो 5/3 है, उसकी जो हाइट है वो आपने ऊपर 5 पे मार्क किया हुआ है। 5 बेस 5/3 है, हाइट 5 है। और अगेन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करो, कितना आया, वो आपको यहां नजर आएगा। आया। तो अभी जैसे अभी सब ने क्वेश्चन किया है ना, और सबकी कैलकुलेशन मिस्टेक थी, मेरी भी। तो आप सब ने जो मिस्टेक करी थी ना, वो यहाँ होगी कहीं ना कहीं, इन स्टेप्स में कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी। ओके, तो कल भी मैंने आपको बोला था, इस क्वेश्चन में आप क्या करना है, रफ में निकाल लेना और यहाँ तक तो शो कर देना, यहाँ तक के स्टेप तो शो कर लेना, और यहाँ लिखना जो अभी आपने मैनुअली निकाले हैं वो लिखना है यहाँ दोनों जगह। भले आपका वो 1/6 आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, कोई बात नहीं है। आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अब सही है कैलकुलेशन। नहीं आ रहा है तो भी आप लिखना वही जो आपने मैनुअली 1/6 निकाला है, और वहाँ पे वही लिखना जो आपने मैनुअली निकाला है। फिर फाइनली उनका एडिशन, यानी लास्ट के 2 स्टेप, ये 2 स्टेप मैनुअल वाले करना, लास्ट के 2 स्टेप मैनुअल करना। ठीक है, जैसे आपने ये वाली कैलकुलेशन करी है ना, तो ये कैलकुलेशन में कोई एग्जामिनर इसको चेक नहीं करने वाला है कि ये कैलकुलेट होने पे 1/6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई चेक नहीं करने वाला है।
किसी के पास इतना टाइम नहीं एग्जाम का वो ये चेक करे कि 4 और 12 16 -1 माइनस, ये सब चेक करने का टाइम नहीं है। वो सीधा इसको देख लेगा आंसर को, बीच के स्टेप और आंसर। अब आंसर तो सही है। अब ये भले ही 1/6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, कौन पूछने वाला है आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अपने तो मालूम है आएगा तो 1/6। वो कैसे निकाला वो आपके सामने। तो ऐसे कई क्वेश्चन में जहाँ आपको आंसर पता होगा, जहाँ ट्राइंगल बन रहा होगा, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, वहाँ आप डायरेक्टली आंसर वही लिखना। क्योंकि अभी इस क्वेश्चन में खास तौर से आप देख रहे हो कि आपका आंसर सही नहीं आया है, 13/3 नहीं आया है ना। मिस्टेक ढूंढना नहीं, एग्जाम में लास्ट में जब टाइम मिले तब ढूंढना, उसमें अभी टाइम वेस्ट मत करना, आंसर सही लिख जाना बस मैनुअली करके, ठीक है। हाँ, इसमें यूजिंग इंटीग्रेशन ही बोला था, आप कर सकते हो डायरेक्टली, कोई बात नहीं है, लेकिन हर क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा। अभी इसमें नहीं बोला, हर क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा यूजिंग इंटीग्रेशन। बाकी इसमें आप कर सकते हो, बिल्कुल सही है, लिखा नहीं है तो ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। अब देखो इसमें एक चीज, अगर अपने पास ये जो एरिया अपन ने लिखा यहाँ, इंटीग्रेशन ऑफ -1 to -2/3 और 3x + 2 dx प्लस -2/3 to 1 और 3x + 2 dx, इसको इंटीग्रेट करा, सॉल्व किया, इसको इंटीग्रेट किया, सॉल्व किया, तो आपने देखा मैंने अभी यह माइनस नहीं लगाया है, माइनस नहीं लगाया है, तो नेचुरली जब ये सॉल्व होगा पूरा तो वहाँ से आंसर आएगा -1/6 और सेकंड आएगा 25/6, तो है ही, ठीक है। फाइनली एलसीएम 6 होगा, 25 में से 1 गया, 24/6 होगा और आंसर होगा 4 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। अब आपको कहीं भी ये पता नहीं पड़ेगा कि मैंने मिस्टेक कहाँ करी है, कुछ भी नहीं पता पड़ेगा कि हमने मिस्टेक कहाँ करी है। आपको पहली बात तो ये लगेगा ही नहीं कि हमने गलत किया हुआ है, क्योंकि आंसर तो पॉजिटिव आ रहा है। गलती कब मालूम पड़ती जब एरिया नेगेटिव आया होता, एरिया तो आ गया पॉजिटिव, तो गलती तो है ही नहीं कहीं। अब गलती तभी पता पड़ेगी जब अपन मैनुअली सॉल्व करके देखेंगे, तब पता पड़ेगी, अदरवाइज तो मालूम ही नहीं पड़ेगा कि मिस्टेक हुई कहाँ है। मिस्टेक हुई है कि जो एरिया ऐड होना था वो सब्ट्रैक्ट हो गया। अब लॉजिकल सोचो, दोनों ऐड हो रहे, आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। यहाँ पे देखो डायग्राम में, देखो दोनों ऐड होने, और आप वहाँ पे देखो इंटीग्रेशन में आप सब्ट्रैक्ट करो, इसमें से इसको माइनस करो, जबकि एरिया माइनस थोड़ी हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो फर्क क्या, गलती क्या हुई इसमें, ये नहीं लगाया, माइनस नहीं लगाया, माइनस लगाया होता तो एरिया ऐड हो जाता अपने आप। तो जब दो एरिया इन्वॉल्व होते हैं ना, तो कई बार अपने को पता नहीं पड़ता है, क्योंकि आंसर पॉजिटिव आ जाता है। तो ध्यान रखना है कि y की वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए माइनस लगा के लिखना है एरिया में। क्लियर? हाँ, इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि एक में माइनस आ रहा है, एक में प्लस आ रहा है, फंक्शन चेंज न हुए। अगर फंक्शन सेम होते तो हम -a to a कर लेते। ऐसे देखो, अगर अपन यहाँ लिखेंगे ना -1 to 1 और इंटीग्रेशन करेंगे अपन 3x + 2 का, तो मॉड लगा के और लिखेंगे, क्योंकि कुछ पार्ट थर्ड क्वाड्रेंट का है, कुछ पार्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, और एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। तो हम डायरेक्टली 3x + 2 नहीं लिखेंगे, मॉड लगा के लिख देंगे। अब आपने इसको -a to a प्रॉपर्टी यूज करना चाहोगे तो नहीं कर सकते हो, क्योंकि x की जगह -x लिखने पर ये -3x + 2 हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने पर ये 3x - 2 हो जाएगा, फंक्शन ही चेंज हो जाएगा। तो ये फंक्शन होगा नाइदर इवन नॉर ऑड, तो प्रॉपर्टी तो लगेगी नहीं। प्रॉपर्टी तो तब लगती जब वो ऑड होता है या इवन होता, तो इसीलिए ये प्रॉपर्टी तो फेल हो गई।
हाँ, अब आप इसको ये याद कर सकते हो, ये मॉड में आपने लिख दिया। अब प्रॉपर्टी जो ब्रेकिंग प्रॉपर्टी थी, जो अपन ने ब्रेक करने वाली पढ़ी थी मॉड के क्वेश्चन में, याद है? दो आंसर इसके। पहला आंसर ऐसे कि मॉड ऑफ 3x प्लस 2 का आंसर नंबर 1 माइनस ऑफ 3x प्लस 2 होगा अगर x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -2/3 है, और पॉजिटिव ऑफ 3x प्लस 2 होगा अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -2/3। यही होगा ना? तो बस अब देखो, सीधा पहुंचे यहाँ पे। यहाँ से देखो, अब यहाँ से इसकी ब्रेकिंग हुई -1 से -2/3 और फिर -2/3 से 1, वही आपने ऊपर लिखा हुआ है। एक तरह से लगाई तो वही प्रॉपर्टी है ब्रेकिंग वाली, है ना? तो ये माइनस का ध्यान रखना है। क्लियर? नाउ एक चीज और देखना कि सपोज यहाँ पर एक ये पैराबोला यहाँ बनाया, सपोज y² इज इक्वल टू 3x, y² इक्वल टू 4x की फॉर्म में है ना? और यहाँ पर ने एक लाइन बनाई, मान लेते हैं ये 2 है, और हम ये एरिया भी फाइंड करने जा रहे हैं और ये एरिया भी फाइंड करने जा रहे हैं। ये एरिया प्लस ये एरिया, या ट्वाइस तो होता ही है, लेकिन अभी मैं ट्वाइस नहीं कर रहा। ट्वाइस तो कर ही सकते हैं, वो तो है इक्वल है, लेकिन अगर हम ये एरिया पूरा निकालें तो यहाँ से यहाँ तक लिमिट आ गई 0 to 2, और y की वैल्यू निकाली आपने 3x रूट dx प्लस फिर सेम लिमिट 0 to 2, यहाँ पर बना क्वाड्रेंट नंबर 4 में बना ये। तो किसको इंटीग्रेट करना है? कर्व को। कर्व की इक्वेशन y² इक्वल टू 3x है ना, तो आप y की वैल्यू निकालोगे, √3x आ गया है ना। अब ये क्वेश्चन है मेरा कि √3x लिखूं कि -√3x लिखूं, क्योंकि क्वाड्रेंट नंबर 4 है तो माइनस आना चाहिए, जैसे अपन ने अभी देखा है ना। तो इसीलिए मैंने ये लिखा। यहाँ पर आपको लिखना है माइनस नहीं, पॉजिटिव ही √3x लिखना है। क्यों? क्योंकि इसको देखना है आपको, इक्वेशन में इसको देखना है। दो चीजें देखनी है, क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड या फोर्थ। थर्ड में y नेगेटिव होता है, फोर्थ में y नेगेटिव होता है। तो जैसे ही आपने ये डिसाइड किया भाई थर्ड फोर्थ नेगेटिव होता है, तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए माइनस लगाना है। क्या आ जाना चाहिए? माइनस तो लगाना है, सोचना ही नहीं है ना। फिर आप दूसरी जगह दूसरी चीज देखोगे, इसको देखोगे कि कहीं y पे स्क्वायर तो नहीं है। अगर y पे स्क्वायर हुआ तो माइनस नहीं लगाना है, चाहे वो कौन से भी क्वाड्रेंट में जाए, क्योंकि y² इज ऑलवेज पॉजिटिव, चाहे वो कोई से भी क्वाड्रेंट में जाए। इसीलिए मैंने ये आपके सामने रखा, दोनों में डिफरेंस। पहले वाले में क्या था, केवल y था, y इक्वल टू 3x प्लस 2 था। अभी जो अपन ने किया y² नहीं था, y इक्वल टू 3x प्लस 2 था, तो उसमें क्वाड्रेंट के कारण माइनस लगेगा 100%। और अगर यही मैं कर दूं ना, y² इज इक्वल टू 3x प्लस 2 कर दूं, तो माइनस नहीं लगेगा, फिर माइनस नहीं लगेगा, फिर -1 to 1 एक साथ जाके 3x प्लस 2 का इंटीग्रेशन होगा। क्लियर ये बात ना? माइनस कब लगेगा, कब नहीं लगेगा? सिंगल y होगा और क्वाड्रेंट थर्ड या फोर्थ होगा तो माइनस लगेगा, और y² होगा, चाहे वो फिर कोई सा भी क्वाड्रेंट हो, कभी भी माइनस अप्लाई नहीं होगा। ओके, ऐसा क्वेश्चन अपन ने किया हुआ है, आप देख सकते हो। इलिप्स वाला क्वेश्चन देख सकते हो, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1।
याद देखोगे तो एक एरिया निकाल के हमने इंटू 4 किया है, जबकि थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट भी इन्वॉल्व थे। लेकिन क्यों किया? क्योंकि वाई स्क्वायर है, तो आप किसी भी क्वाड्रेंट में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी क्वाड्रेंट में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए वहां भी हमने कंबाइन कर लिया, एक साथ कर लिया। और ऐसे ही जो पैराबोला और लेटेस्ट सेक्टम वाले क्वेश्चन है उसमें सब में वाई स्क्वायर था, तो वो किसी भी क्वाड्रेंट में जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने ट्वाइस कर लिया एक एरिया निकाल के। हाँ, इवन पावर कोई भी 4 भी आ सकती है। इवन पावर कब भी होगी तो हमेशा पॉजिटिव, और जब भी होगा हमेशा नेगेटिव। तो क्वाड्रेंट के हिसाब से माइनस लगाना है थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में, अगर वाई की वैल्यू अपन रख रहे हैं और सिंगल वाई है तो, या फिर ऑड पावर है तो। क्लियर ना? माइनस कब लगेगा कब नहीं, ठीक है। ना एक 9th और लिख, एग्जाम्पल 9। using integration find the area of the region bounded by the following curves. After making a rough sketch, y is equal to 1 plus mod of x plus 1, x is equal to minus 3, x equal to 3, y is equal to 0. अब एक तो ये वाला पार्ट है, इसको ब्रेक करना हूं, मॉड एक्स प्लस 1 को मॉड की डेफिनेशन से y इज इक्वल टू 1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 1, तो y इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ x प्लस 1। एक बार मॉड हटेगा तो माइनस लगाएंगे, एक बार प्लस लगाएंगे, और इसके साथ कंडीशन लेस देन इक्वल टू -1, 0 मान के निकालते हैं वैल्यू, पता है ना, x प्लस 1 इक्वल टू 0 मान के -1 आया, लेस देन इक्वल टू नेगेटिव के साथ, है ना। और दूसरा 1 प्लस x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। इस तरह से ये ब्रेक हुआ दो पार्ट में। तो आगे फर्दर सॉल्व होके बना y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस 1 यानी माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू -1, और ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। इस तरह से ब्रेकिंग होके दो पार्ट में आ गया, ठीक है। दो लाइंस बनानी है अब इसको ड्रॉ करने के लिए इनमें से देखो, एक तो -3 -1 से कम है, -3 रख लो एक तो, और एक ये -1 वैल्यू ही इसमें रख लो। दो चाहिए कम से कम, 2 पॉइंट चाहिए, तो एक तो -1 रख लो इसमें, और एक -3 जो इसमें आ रहा है वो रख लो। y की वैल्यू 0 भी रख सकते हो आप, y की वैल्यू 0 रखने पर x 0 हो गया। देखो इसके लिए अपन कौन कौन से पॉइंट निकाल रहे हैं। y की वैल्यू 0 रखने पर x 0 हो गया, y की वैल्यू 0 रखने पे x 0 हो गया, लेकिन x जो 0 है वो -1 से कम नहीं होता है, -1 से कम नहीं होता है, इसलिए ध्यान रखना ये वाला जो पॉइंट है वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये ले लो उसके लिए, एक तो -1 रख लो, x की वैल्यू -1 रखोगे y 1 आ जाएगा, और x की वैल्यू -3 रख लो, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। ये y इक्वल टू -x के लिए दो पॉइंट।
ठीक है। अब इसके लिए एक तो -1 रख लो, तो y की वैल्यू वापस वही सेम 1 आ जाएगी, और एक ये 3 रख लो, x की वैल्यू 3 रखने पर y की वैल्यू 5 आ जाएगी। इसके लिए 2 पॉइंट। ठीक है, क्लियर। इसमें कौन सी वैल्यू रखनी है? एक तो कॉमन -1 तो हाँ रख सकते हैं, सेकंड वाले में रख सकते हैं, y = 0। y = 0 रखने पर x की वैल्यू -2 आ जाएगी। ये -2 आई है, देखो -2 से इसको सेटिस्फाई करता है क्या? नहीं ना, तो नहीं रख सकते हो ना, इसमें नहीं रख सकते हो, फर्स्ट में भी नहीं, सेकंड में भी नहीं, दोनों में नहीं। ठीक है, नाउ अब बनाओ ग्राफ इसका। एक तो ये पॉइंट मार्क करो, x एक्सिस पे -1, y एक्सिस पे 1, ये -1 ये 1, और एक ये वाला पॉइंट मार्क करो -3, -3, -2, -3 एंड 3। ये 2 पॉइंट हो गए, इन दोनों को ज्वाइन करो। लाइन को इधर की साइड में कहाँ तक भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन इधर की साइड में एक्सटेंड नहीं करोगे, क्योंकि ये लाइन इस कंडीशन पे जाएगी। x की वैल्यू <-1 हो सकती है, ग्रेटर नहीं। तो आपको यहाँ से इधर तो आप जहाँ मर्जी एक्सटेंड कर लो, उधर पीछे नहीं जाना है ना। ठीक है, और ये वाली लाइन बनाइए आपने, यहाँ लिख लो y = -x हो गए। अब लाइन नंबर 2, x पे -1, y पे 1 ऑलरेडी मार्क है, x3 y 5, 1 2 3 और 5 ऊपर, फोर 5। तो ये हो गया यहाँ पर 3, 5। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, इनको ज्वाइन करके लाइन ऐसे इस साइड में जहाँ तक जाना चाहो आप जा सकते हो, और ये लाइन इधर नहीं जाएगी। ठीक है, और इस लाइन के ऊपर ये इक्वेशन है, y = x+। क्लियर। अब देखो, हमने अभी चेक किया था ना कि ये जो y = 0 है, वो हम इसमें भी नहीं रख सकते हैं, इसमें भी नहीं रख सकते, दोनों में नहीं रख सकते थे ना। देख लो ग्राफ में, y = 0 मतलब x एक्सिस कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, दोनों ही लाइन x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करती, इसीलिए तो हमने कहा उसमें दोनों में नहीं रख सकते। कहाँ कर रही है इंटरसेक्ट? दोनों में से कोई भी लाइन x एक्सिस को कट नहीं कर रही। ठीक है, अब बनाओ ये लाइन, x = -3, x = 3, ये लाइन हो गई x = -3, और ये लाइन हो गई x = 3। अब जाके इसका यूज होगा कि ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन और मॉड वाला पार्ट, ये सब मिला के जो एरिया बनाएंगे वो अपने को शेड करना। तो एरिया हो गया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे इस पॉइंट से जहां दोनों ज्वाइन हो रहे हैं, जो -1 पे जाएगा, और ये पूरा एरिया फाइंड होगा जहां दोनों ज्वाइन हो रहे हैं, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे नीचे।
अब इस एरिया को निकालें, इसकी लिमिट है -3 से -1, इंटीग्रेशन होगा y इक्वल टू -x है तो -x का, और इसके लिए -1 से 3 की तो लिमिट है और इंटीग्रेशन होगा x+2 का। ठीक है, कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व है फर्स्ट एंड सेकंड, जिनमें y की वैल्यू पॉजिटिव ही होती है। थर्ड फोर्थ में ध्यान रखना है, फर्स्ट सेकंड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सीधा आएगा एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -3 टू -1 इंटीग्रेशन ऑफ -x dx प्लस इंटीग्रेशन की लिमिट -1 टू 3 इंटीग्रेशन ऑफ x+2 dx। हो गया? अब देखो सॉल्व करके बताना क्या आंसर आया। हाँ करेक्ट है, 16 आंसर होगा। माइनस बाहर x²/2 -1 -3 प्लस x²/2 प्लस 2x 3 एंड -1। अब -1/2 बाहर, -1 का स्क्वायर 1 -3 का स्क्वायर 9 प्लस 1/2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 इंटू 3। अब लोअर लिमिट से माइनस लगाएंगे पहले, 1/2 इंटू -1 का स्क्वायर 1 -2 इंटू -1। 1 में से 9 गया, -8 हो गया, -8 अपॉन -2 से 4, और इधर आया 9/2 प्लस 6 -1/2 प्लस 2, और अब आया यहाँ एरिया A इज इक्वल टू 4 और 6 10, 10 और 2 12, और 9 और में से बन गया 8/2 4, तो आंसर हो गया 16 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर? और इसको वापस देखना, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस 3 है, आपने ये 3 निकाला था ना, ये डिस्टेंस 3 है, ये डिस्टेंस 1 है, 1 निकाला था अपन ने, और ये वाला डिस्टेंस 1 और 1 2 यूनिट्स है, और ये है ट्रेपेजियम, एरिया निकालें, हाफ, ये हो गया 3 प्लस ये हो गया 1 इंटू ये हो गया 2, कितना आया? 4 आंसर, 4 आया। यहां मिलेगा फर्स्ट वाले ब्रैकेट का 4 आया, कहाँ मिला? यहाँ पे। इसका सॉल्यूशन यहां से यहां तक, यहां मिलेगा लास्ट। मैच हुआ? जो आपने मैनुअल निकाला इंटीग्रेशन के, वहां पे मिलेगा लास्ट में, है ना। अब इसको देखो, ये वाला डिस्टेंस 1 है, ये वाला डिस्टेंस 5 है, हाफ 1 प्लस 5, और यहां से यहां तक ये 1 ये 2 ये 3, ये 3 है, सॉरी 4, ये मैंने काउंट है 4,
यहाँ से आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4, या 3 में से ये 4 है। 2 से 4 कट के 2, ये 6 हुआ, 6 इंटू 2 12, जो कि ये वाला पार्ट या ये वाला पार्ट या यह वाला पार्ट जो सॉल्व होके आ रहा है, ये वाला पार्ट मिलेगा 12। हो गया वेरीफाई ना, क्या आंसर अपना सही है। कुछ क्वेश्चन में मैनुअली कैलकुलेशन हो सकती है, ठीक है। इसीलिए वैशाली ने बोला पिछले क्वेश्चन में यूजिंग इंटीग्रेशन नहीं लिखा, इसीलिए इस क्वेश्चन में लिख दिया गया था कि यूजिंग इंटीग्रेशन, कि अब आप वैसे नहीं करते हो, इसलिए इसका मेथड यही लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब कल करते हैं इसके आगे के क्वेश्चंस, 10 तक हो गया, ठीक है ना। कल इसको आगे कंटिन्यू करते हैं ना। हाँ यस, वो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन 2x रूट dx है ना। ये क्वेश्चन है जिसकी लिमिट नहीं है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, लिमिट्स तो यूज की हुई नहीं है कहीं भी। अब आपने इसको लिखा cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x माइनस 2 साइन x cos x और रूट, ये लिख दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि ये cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर आएगा या साइन x माइनस cos x का होल स्क्वायर आएगा, क्या लिखे। अगर लिमिट होती तो पता पड़ जाता कि भाई 0 से π/4 में तो cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर, और π/4 से π/2 में साइन x माइनस cos x का। अब यहाँ तो पता ही नहीं क्या आएगा, अब दोनों में से एक आएगा तो भी गलत है ना। तो अब यहाँ आप इसको ऐसे करो, cos x माइनस साइन x बना लो, और यहां लिखो इफ x बिलोंग्स टू 0 टू π/4। फिर इसका दूसरा पार्ट बनाओ और यहां करो साइन x माइनस कॉस x, और यहां कर दो ऐसे। फिर आप दोनों आंसर्स निकालो, दोनों आंसर्स निकालो, जो आएंगे दोनों लिखो, फिर दोनों लिखो, क्योंकि अपने को नहीं पता दोनों सही है ना अपनी जगह, आंसर दोनों सही है, पहला भी सही है दूसरा भी। भाई गलत कौन है, अगर किसी ने cos x माइनस साइन x निकाल लिया और आंसर उसके अकॉर्डिंग लिख के आ गया तो मार्क्स मिलेंगे, उसने गलती क्या करी, कुछ नहीं। और किसी ने साइन x माइनस कॉस x लिख के सॉल्व करके आंसर निकाल तो उसको भी मिलेंगे, उसने भी कोई मिस्टेक नहीं करी है, क्योंकि हमने कोई कंडीशन थोड़ी लगाई है। अब सपोज करो कि इसका आंसर 1 आया, इसका -1 आया सपोज, और ऑब्जेक्टिव में 1 है, -1 है, +-1 है, नन ऑफ दीज है। तो अगर आपने 1 टिक किया तो भी मार्क्स मिलने चाहिए, गलत नहीं है। -1 टिक किया तो भी मिलने चाहिए, गलत नहीं है। और +-1 किया तो भी सही है। तो हम क्या करेंगे, सी को कट करेंगे, क्योंकि केवल 1 भी गलत है, केवल -1 भी गलत है, तो दोनों आइदर दोनों लिखने पड़ेंगे, एक थोड़ी लिखना है। तो करेक्ट किसको मिलेंगे मार्क्स, जो सी पे टिक करेगा। जो ए पे करेगा या बी पे करेगा वो गलत है, क्योंकि उसने एक ही सॉल्व किया। अब ये ऑब्जेक्टिव बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसमें मिस्टेक होने के चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको क्वेश्चन आता है सबको, और क्वेश्चन आता हुआ है तो आप में से ही कुछ लोग क्या करेंगे, ये करेंगे और आंसर 1 निकाल के टिक, कुछ लोग ये आंसर -1 निकाल के टिक। और दोनों जने, दोनों टाइप के लोग, दोनों टाइप के एग्जाम से बाहर आएंगे, आपस में डिस्कस करेंगे कि हमारा आंसर ये आया, हमारा वो आया। फिर बोलोगे नहीं हमारा तो 1 आया, हमारा तो -1 आया, ऑप्शन में दोनों है, करके बताओगे, बोलेगा दोनों सही है और दोनों पे मार्क्स नहीं मिल रहा, 1 वाले को भी नहीं मिलने वाले, -1 वाले को भी नहीं मिल रहा। अब मिस्टेक मालूम नहीं पड़ती है बहुत इसमें, इसलिए ऑब्जेक्टिव पेपर सबसे खतरनाक होता है, डेंजरस, क्योंकि उसमें 0 के अलावा कोई चांस नहीं होता। सब्जेक्टिव में कुछ तो मिलेगा,
अब सब्जेक्टिव में ये लिखने का कुछ तो मिलता, अब ऑब्जेक्टिव हुआ तो 0 और नेगेटिव मार्किंग हुई तो और भी दिक्कत, क्योंकि हम इसको अटेम्प्ट जरूर करेंगे क्योंकि ईजी है, मालूम है तो बहुत ईजी आता है, अटेम्प्ट तो करना ही है। और अटेम्प्ट करने का आंसर मैच हो गया ना जिसका भी ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन से, वो कभी दिमाग नहीं लगाता है कि मैं गलत हो सकता हूँ। तो वो क्या करेगा, जैसे ऑप्शन मिलेगा टिक डर और माइनस मिल गया उसमें, पता ही नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इसमें दोनों सही है तुम्हारे, अदिति की प्लस दोनों आने चाहिए। लिखा हुआ नहीं है ना, कंडीशन लिखी होती तो बात अलग है, कंडीशन नहीं है साथ में तो दोनों आएंगे। ठीक है, चलो अब कल आगे कंटिन्यू करते हैं इसको।